If it is ionized, it gives 4K positive plus FeCN whole 6 4 नेगेटिव। एक और मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, CONH3 होल 6 Cl3, और जब ये आयनाइज होगा देन इट गिव्स CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स में और ले रहा हूँ, दिस इज NiH2O whole 4 this is PtCl4. When it ionizes, it gives NiH2O whole 4 2 positive and PtCl4 2 negative। तो आपने देखा जब ये कंपाउंड K4FeCN6 आयनाइज होगा तो ये आयनाइजेशन पर सिंपल कैटायन दे रहा है। देखिए ये K पॉजिटिव सिंपल कैटायन है, बट दिस एनायन इज नॉट सिंपल, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एनायन। ये ऐसा नहीं है कि Cl नेगेटिव की तरह हो या SO4 2 नेगेटिव की तरह हो, तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। इसी तरह से ये जो कंपाउंड है ये आयनाइजेशन पर कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन देता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई पड़ रहा है ये आयनाइजेशन पर कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ये सिंपल एनायन नहीं है भाई। तो अगर आपको डिफाइन करना हो कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो आप ऐसा कर सकते हैं। Complex compounds or coordination compounds are those compounds which on ionization in their aqueous solutions give simple cation, complex anion or complex cation and simple anion or both the species complex। यानी कि कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन आयनाइजेशन पर देते हैं, वो आपके कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, राइट। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिफाइन अगर करना हो तो कैसे करेंगे, दोस कंपाउंड व्हिच ऑन आयनाइजेशन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन गिव्स कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन और बोथ द स्पीशीज कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने आपके लिए बनाया था अभी CONH3 होल 6 Cl3, इसमें कुछ चीजें आप बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं। इसमें जो कोबाल्ट है ये सेंटर मेटल एटम है और ये जो NH3 आप देख रहे हो, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इनमें लोन पेयर अवेलेबल रहेगा और ये लोन पेयर जो है वो इस कोबाल्ट के जो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें डोनेट किए जाते हैं। यानी कि NH3 के पास जो लोन पेयर है, पी ब्लॉक में आपने पढ़ा हुआ है why NH3 act as a Lewis base, तो वहां आपने आंसर किया हुआ है NH3 has one lone pair of electron which is available for donation, right। तो यहाँ पे वही हो रहा है, डोनेशन हो रहा है। यहाँ पे जो NH3 है ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस सेंटर मेटल एटम कोबाल्ट के वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है और डोनेट करते समय यहाँ जो बॉन्ड बनते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। अगर आपने ध्यान हो कभी आपने NH4Cl का अगर स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो NH4Cl में हम ऐसा पढ़ाते थे आपको, ये जो H है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली Cl को ट्रांसफर कर दे जिससे इस पे H पॉजिटिव
और ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से केवल ले लेगा, इसको वापस कुछ नहीं करेगा। और ऐसे केस में जो बॉन्ड बनता है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, वापस ले लिए जाते हैं दूसरे एटम से, तो ऐसे बॉन्ड कहलाते हैं आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ट्रू सेंस में यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये सभी कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ही ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं जिनको हम लिगेंड्स बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम लिगेंड्स बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को इस सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं। तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया जाता है, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन काउंट नाइट्रोजन के साथ भी होंगे, कोबाल्ट के साथ भी होंगे। तो ये केवल नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट को डोनेट किए, वापस इससे कुछ भी नहीं लिया है। तो ऐसे केस में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं जिन्हें हम लिगेंड्स बोलते हैं, जैसे NH3 यहाँ पर है, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। लेकिन आपकी NCERT में कहीं भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई नहीं गए, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन इसको डोनेट कर रहा है कोबाल्ट को, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ काउंट हो रहे हैं, कोबाल्ट के साथ भी और नाइट्रोजन के साथ भी। तो इस तरह से ऐसा माना जाता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन की एक तरह से शेयरिंग ही हो रही है कोबाल्ट और नाइट्रोजन के साथ, और इसलिए पूरी NCERT में आपको कहीं भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग से लगे हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, उसकी जगह आपको ये सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं वो कोबाल्ट और नाइट्रोजन दोनों के पास ही काउंट होंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में तो बॉन्ड ही कोऑर्डिनेट है, लेकिन NCERT में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके नहीं दिखाया गया है, सिंगल बॉन्ड ही बना करके दिखाया गया। तो ये बात आप एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रल मेटल एटम जो कि कोबाल्ट एक ट्रांजिशन मेटल है उसके वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ही डोनेट करते हैं। लेकिन ये जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो एक्चुअल में यहाँ नहीं दिखाया गया है, वो सिंगल बॉन्ड से दिखाया गया। उसकी वजह यही है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नाइट्रोजन कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है दैट विल बी काउंटेड अलोंग विद नाइट्रोजन एज वेल एज कोबाल्ट 2। तो इस तरह से ये जो आपने सामने ज्योमेट्री देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यानी कि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल मेटल एटम को ये जो लिगेंड्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं जिन्हें हम लिगेंड्स बोल रहे हैं वो कैसे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक रेगुलर ज्योमेट्री में ही ये जो लिगेंड है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, जो आयरन है वो एज ए सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट रहता है। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट था भी जो आपको स्पीशीज बताई थी, वैसे ही यहाँ पर आयरन जो है वो एज ए सेंट्रल मेटल एटम रहेगा। ऐसे ही क्लोरोफिल में कौन रहेगा, आपका मैग्नीशियम रहता है, राइट। और जैसे विटामिन B12 है, ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखिए उन्होंने लिखा हुआ है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12 आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट रेस्पेक्टिवली। अगर किसी को भी कैंसर होगा तो उसकी पहली जांच जो है ये होगी विटामिन B12। ये एंटी कैंसर विटामिन है, इसकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाती है तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है डेफिशिएंसी तो कैंसर हो ही जाएगा, लेकिन जनरली प्राइमरी स्टेज में अगर डॉक्टर्स को इन्वेस्टिगेट करना होता है, पता करना होता है विटामिन B12 की पोजीशन क्या चल रही है, तो वो पता करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कॉज नहीं है, जनरली विटामिन B12 सभी की बॉडी में कमी होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अगर इसकी अमाउंट कम हो जाती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत से मेटलर्जिकल प्रोसेस हैं जो चैप्टर नंबर 6 से आपसे हट गया इस बार, उसमें कौन बहुत से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। तो मैं यही कहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 5 होना चाहिए था कायदे में आपके सिलेबस में। कई बार ये मीटिंग्स में भी हमने कहा है, लेकिन अभी तो सुनवाई नहीं हुई है फिलहाल। लेकिन ये चैप्टर एक्चुअल में चैप्टर नंबर 5 होना चाहिए था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत सारे आते हैं, उनके नाम वगैरह भी आते हैं, तो बच्चों को वहाँ दिक्कत होती है। हम लोग को ये कहना पड़ता है C यूनिट 9, आपने D ब्लॉक F ब्लॉक पढ़ा हुआ, उसमें कई बार लिखा हुआ है C यूनिट 9। तो उन सबसे बचने के लिए तरीका यही बनता है ये चैप्टर को पहले पढ़ा दिया जाए। फिलहाल
नेक्स्ट है हमारे पास वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर की थ्योरी क्या कहती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, वो हमें सीखना है। और लास्ट 4 ईयर से मैं देख रहा हूँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, यानी कि ये वर्नर थ्योरी आपको नंबर दे सकती है। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए क्या कहती है वर्नर थ्योरी। जैसे कॉम्प्लेक्स हमारे पास है COH2O होल 6 और Cl3। अगर ये आयनाइज होगा तो ये आपको COH2O होल 6 3 पॉजिटिव और 3 Cl नेगेटिव आयंस देगा। तो यहाँ पे दो तरह की वैलेंसीज का जिक्र इन्होंने किया है वर्नर ने। वर्नर में कहा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में दो तरह की वैलेंसीज होती हैं। एक प्राइमरी वैलेंसीज जो कि आयनाइजेबल होती है, ये आयनाइजेबल देखिए आप, जो Cl नेगेटिव आयनाइज हो सकता है। और दूसरी वैलेंसी होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज। जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो ये रही आपके पास, लिगेंड की फॉर्म में होते हैं कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के अंदर। तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसीज हो सकती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। इनमें से जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं कैसी आयनाइजेबल हैं, ये आयनाइज हो सकती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो फिक्स्ड होती हैं, वो चेंज नहीं होती। किसी भी सेंटर मेटल एटम के लिए यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल आएंगे वो फिक्स रहता है, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी कैसी रहती है, फिक्स रहती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक रेगुलर ज्योमेट्री में ही सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करते हैं। और ये सेकेंडरी वैलेंसीज हैं ये न्यूट्रल भी हो सकती है, जैसे आपने देखा H2O न्यूट्रल है। आपने देखा था Cl नेगेटिव भी अंदर हो सकता है। मैं आपको देखिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे Cn नेगेटिव का मैंने एग्जांपल आपको दिया था K4Fe Cn होल 6 या Cl6 ऐसा ले सकते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, मैं बताऊंगा आपको भी आगे बात आएगी। तो ये न्यूट्रल भी हो सकती है और जनरली पॉजिटिव चार्ज तो रेयरली होती है, उनका एक एंड जो है वो नेगेटिव चार्ज रहता है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, वो बात आपको बात को बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको ये सीखना है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, यस बोलिए बोलिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये दो तरह की वैलेंसी इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। प्राइमरी जो आयनाइजेबल है, सेकेंडरी जो नॉन आयनाइजेबल है। और सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के लिए फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ पे 6 आ रहा है तो नंबर कोबाल्ट 6 ही आएगा। और ये इनके पॉस्टुलेट से देखिए, इसको एक बार मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल्स शो टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस। ये जो रेफरेंस हम बात कर रहे हैं वैलेंसीज का, ये मेटल्स के रेस्पेक्ट में है। जो कोबाल्ट मेटल यहाँ दिख रहा है इसकी दो तरह की वैलेंसीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, जैसे Cl नेगेटिव है, ये इनके पॉस्टुलेट्स में था। द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। अभी के लिए आप यही सीखेंगे, या तो वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होंगे जैसे वाटर है, अमोनिया है, या नेगेटिव होगी जैसे Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, इस तरह से। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स फॉर अ मेटल। एक टर्म यहाँ पे हमें पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितने भी एटम्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी एटम्स सेंट्रल मेटल एटम को यानी कोबाल्ट को, इलेक्ट्रॉन को कोबाल्ट से डायरेक्टली अटैच होते हैं इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो कहलाते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आप देखेंगे इस कोबाल्ट को कितने एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं डायरेक्टली, कौन डायरेक्टली अटैच्ड है, एक एटम ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आप देख रहे हो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स
which are directly attached to the central metal atom inside the coordination sphere. तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, जो आयंस हैं या ग्रुप हैं जो कि सेकेंडरी लिंकेजेस की फॉर्म में मैटर से अटैच्ड हैं, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेटियल अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रहता है वो रहता है sp3d2, और उसकी वजह से जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, जैसा अभी आप सामने देख रहे हो। ये चेंज भी हो सकती है, ये ज्योमेट्री चेंज भी हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले लूँ, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है NiCl4 2 नेगेटिव का, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में कितना है, 4 है। तो ये 4 होने की वजह से यहाँ पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो सकता है, और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होने की वजह से इनका जो स्पेटियल अरेंजमेंट है लिगेंड्स का अराउंड दिस सेंट्रल मेटल एटम दैट इज निकल क्या होगा, 4 रहेगा, और ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। यानी कि जो लिगेंड्स हैं या जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं ये सेंट्रल मेटल एटम को एक डेफिनेट स्पेटियल अरेंजमेंट में सराउंड करते हैं, और ये अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। इस तरह से बातें की। जो आपने अभी तक पढ़ा उससे क्वेश्चन कैसे आता है इसकी बात हम करते हैं। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आपको ये जो एग्जाम्पल 9.1 डिस्कस करने जा रहे हैं उससे, अगर कोई बच्चा मुझसे कहता है सर मुझे एक ऐसा क्वेश्चन बता दो, ये 3 नंबर की यूनिट है, हार्डली लास्ट टाइम जो सिलेबस का वेटेज था उसके हिसाब से 3 नंबर की यूनिट है, और उस हिसाब से अगर कोई बच्चा पूछता सर एक क्वेश्चन बताइए जिसके आने के चांसेस ज्यादा हैं और सर 10 मिनट में सिखा दो, तो मैं ये वाला क्वेश्चन लूंगा एग्जाम्पल 9.1। हो सकता है 9.1 करने के बाद बच्चे को एक नंबर मिल जाए। देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए एक कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया PdCl2.4NH3। कह रहे हैं जब इसमें हमने AgNO3 ऐड किया, सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, इस तरह से आप समझिए कि जब इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का ट्रीटमेंट कराया ऐसे सोल्यूशन में जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये था, तो ऐसा ऐड करने पर इन्हें 2 मोल्स AgCl के मिले जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलने थे। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। एक बात समझिए सभी बच्चे, ये जो Cl नेगेटिव आयन है और कितने मिल रहे हैं, 2, और कंपाउंड में कितने, 2, तो ये सोल्यूशन में यानी कि अवेलेबल है। सोल्यूशन में अवेलेबल तभी होंगे जब ये सेकेंडरी वैलेंसी की फॉर्म में कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो। यानी कि ये जो कंपाउंड है इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये कंपाउंड का फॉर्मूला है, और जिसमें से Cl2 कैसी है, आयनाइजेबल है, तो 2 Cl नेगेटिव निकलेंगे, और वो यहाँ पर जो Ag पॉजिटिव आयंस अवेलेबल हैं उनसे कंबाइन करके 2 मोल्स ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट देंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी तो फिक्स दो थी मेटल की, जैसे आपको यहाँ पे बताया जितने लिगेंड्स होंगे उनकी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएंगी। तो यहाँ पे कितनी सेकेंडरी वैलेंसी इसकी, 4 है, ये इसका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए आपको कराता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको दिया गया है NiCl2.6H2। यहाँ पे कितने मोल्स मिल रहे हैं AgCl के, 2 मोल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे Cl कितने हैं, 2, यानी कि ये दोनों Cl कहाँ होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के बाहर, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसीज की फॉर्म में होंगे और आयनाइजेबल होंगे। बाकी जो बच रहा है H2O वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। तो यहाँ पे 2 जो Cl नेगेटिव है आयनाइजेबल है, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें आप, PtCl4.2HCl, यहाँ पे एक भी मोल्स AgCl के नहीं मिल रहे, यानी कि कोई भी Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है ही नहीं। ये वाली कंडीशन है अभी के लिए आपके लिए।
अभी के लिए कंडीशन आपके लिए ये है, सबका सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, यानी कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, Pt Cl2 HCl होल ट्वाइस, सब कुछ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कोई भी Cl बाहर नहीं है। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 2 तो हो गई Cl की वजह से और 2 हो गई HCl की वजह से। तो इसका आंसर हो गया आपका, अच्छा सॉरी Cl4 है, Cl4 है यहाँ पे। तो इसलिए 4 हो गई Cl की वजह से, 2 हो गई HCl की वजह से, तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब आप मुझे आंसर कर रहे हैं जल्दी से, CuCl3.4NH3 कितने मोल्स मिल रहे हैं AgCl के? 1 मोल मिल रहे हैं केवल। कितने Cl नेगेटिव बाहर होंगे जरा बताइए जल्दी से, बोलिए। How many Cl negative ions will be available in the solution out of these three? 1. 1 होगा, वेरी गुड, क्योंकि एक ही तो आयनाइजेबल हो पाएगा और बाकी सब कहाँ है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर। तो कौन कौन बचा? कोबाल्ट, NH3 होल 4 और Cl2। बिल्कुल ठीक है, आपने बताया 1 Cl नेगेटिव विल बी आउटसाइड, या आयनाइजेबल रहेगा एज ए प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी जरा बताइए, आंसर करें। 6. 6, 4 हो गए NH3 की वजह से और 2 हो गई Cl की वजह से। बिल्कुल ठीक आंसर किया। अब सब बच्चे जरा नेक्स्ट का बताएं। PtCl2.2NH3 एक भी मोल्स नहीं मिल रहा, कितने Cl नेगेटिव बाहर होंगे? हाउ मेनी Cl नेगेटिव विल बी प्रेजेंट एज प्राइमरी वैलेंसीज? बोलिए जल्दी बोलिए। 0. 0, एक भी Cl नेगेटिव बाहर नहीं होगा। और सब जो भी कंटेंट्स हैं इसके लिगेंड्स हैं वो सब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ही है। तो अभी के लिए आप ये ऐसा लिख सकते हो, राइट। तो कोई भी Cl बाहर नहीं है। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 2 तो हो गई Cl की वजह से और 2 हो गई NH3 की वजह से, इट बिकम्स 4, राइट। सो इस तरह से आप वर्नस थ्योरी का एप्लीकेशन करके किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज पता कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप आंसर करें जरा। जरा बताएं, यहाँ पे जब सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया हमने, वी गेट 3 मोल्स ऑफ AgCl एज अ प्रेसिपिटेट। जरा कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए। जब हमने इस कॉम्प्लेक्स में AgNO3 ऐड किया तो 3 मोल्स मिले AgCl के। कंपाउंड का फॉर्मूला बताइए। CONH3O6. CONH3 होल 6, yes, और how many Cl will be outside? क्यों 0 क्यों बेटा? 3 मिल रहे हैं आपको, तो 3 Cl नेगेटिव, हाँ, तो 3 Cl नेगेटिव विल बी आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है इसकी? 3, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी? 6, राइट। आज कुछ और सिंपल टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। एक यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट वो सॉल्ट हैं जो 2 सिंपल सॉल्ट से मिलकर के बने हो, राइट। जैसे आप इसको देख सकते हैं, कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2, ये एक डबल सॉल्ट है। इसमें एक सिंपल सॉल्ट KCl है एंड अनदर सिंपल सॉल्ट इज MgCl2। दिस इज मोहर सॉल्ट, इसका टाइट्रेशन आप करेंगे, क्लास 12 के सिलेबस में है। one salt is FeSO4 and second salt is ammonium sulfate, पोटाश एलम फिटकरी जिससे आप बोलते हो। इसमें ये KAlSO4 वोल्टवाइज, इसमें एक तो कैटायन आपका K पॉजिटिव है, दूसरा एल्यूमिनियम है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एलम को आप ऐसा भी लिख सकते हो, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस dot 12H2. This is potash alum. One simple salt is K2SO4,
another simple salt of aluminium sulfate. So those compounds which are formed by the combination of two simple salt या two or more simple salt, they are called to be डबल सॉल्ट. तो क्या डिफरेंस है डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स में, वो जानने की कोशिश हम करते हैं. देखिए, अगर मैं आपको K4FeCN6 का आयनाइजेशन दिखाऊं तो इट आयनाइज एज 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 3 नेगेटिव. और अगर मैं आपको कोई सा भी मोहर सॉल्ट ले लेता हूँ, देखिए जैसे FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O. अगर ये आयनाइज होगा, देखिए कौन कौन सा आयंस बनेंगे, Fe2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस, NH4 होल ट्वाइस SO4 की वजह से NH4 पॉजिटिव आयंस, और यहाँ SO4 2 नेगेटिव आयन पहले लिखे हुए यहाँ पर जो मिलेंगे, और वाटर हो गया. तो यहाँ जो डबल सॉल्ट है उसके आयंस देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो डबल सॉल्ट है ये कितने या किस टाइप के सिंपल सॉल्ट से मिलकर के बना होगा. आप देखिए कैटायन यहाँ पे कौन है, Fe, और एनायन कौन है, SO4. तो एक तो ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा. कैटायन यहाँ पर NH4 पॉजिटिव और एनायन कौन है, SO4 2 नेगेटिव. तो इसका एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा. तो इस तरह से जो डबल सॉल्ट है इनके आयंस को देख करके इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस तरह के सिंपल सॉल्ट से मिलकर के बने हैं. लेकिन अब अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखें, यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको. K पॉजिटिव FeCN6 को देख के ये समझ में नहीं आ सकता कि K2SO4 को FeCN के साथ कंप्लीट कराया है या KCN को FeSO4 के साथ या KCl को FeCN के साथ, कुछ समझ में ही नहीं आएगा. यानी कि बहुत सीधी सीधी बात है, डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी एक्वस सॉल्यूशन में लूज कर देते हैं. यानी कि इनके आयंस देख करके ये बात डिस्क्लोज हो जाएगी कि किस तरह के सिंपल सॉल्ट से मिलकर के बने हैं. But we cannot find the salts used in the formation of a complex compound. ये डिफरेंस बेसिक डिफरेंस है. जो डबल सॉल्ट है दे डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. आइडेंटिटी का मतलब है किस तरह के सिंपल आयन से मिलकर के बने, वो पता चल जाएगा. और डबल सॉल्ट के केस में ऐसा पता नहीं चल पाएगा. देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हमारे पास आयंस अवेलेबल हैं K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Mg2 पॉजिटिव. आप जरा बताओ जो डबल सॉल्ट है उसमें कौन कौन से सॉल्ट होंगे. एक कैटायन ये, एक एनायन ये, कंबाइन करके KCl. दूसरा कैटायन ये, एनायन तो Cl नेगेटिव ये, एक ये बन जाएगा MgCl2. तो ये दो सिंपल सॉल्ट जो है वो डबल सॉल्ट को बनाने में इन्वॉल्व होंगे, जैसा कि आपको कार्नेलाइट के केस में दिखता है. कार्नेलाइट क्लोरीन का सोर्स हो सकता है, ये सीवीड्स की फॉर्म में मिलता है, समुद्र में मिलता है ये आपको, राइट. तो इस तरह से डबल सॉल्ट में और सिंपल सॉल्ट में एक बहुत सीधा सीधा अंतर यही है कि जो डबल सॉल्ट है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. ये बात पता चल जाएगी किस तरह के आयन से मिलकर के वो बने. और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आयंस देख करके ये बात पता नहीं की जा सकती.